Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss one new interesting chapter of SST, that is plant, wildlife and resources. And in this chapter we are going to discuss about the different types of vegetations, wildlife and the importance of conservation. So let's start the chapter with the plant resources. You know beta, there are different resources available on this earth. और हर एक रिसोर्सेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और उनको बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम देखें बेटा तो फर्स्ट टाइम लाइफ जो अपीयर हुई थी वो प्लांट्स में अपीयर हुई थी. प्लांट्स के बाद फिर जो लाइफ देखी गई वो एनिमल्स में, माइक्रोब्स में एंड देन ह्यूमन बींग्स में ये लाइफ अपीयर हुई. देयर आर नियरली 3 लाख प्लांट स्पीशीज़ एंड 10 लाख एनिमल स्पीशीज़ आर अवेलेबल ऑन द अर्थ. एंड यू नो बेटा, प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द फूड एनर्जी. और आपने ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा भी है. सो इसलिए हम ये कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना, दे गिव द प्राइमरी प्रोडक्ट on which the animals and the human beings depend for their survival. So this is the continuous process of transforming the energy and matter, and this relate with the land, air, water and organism. इनके बीच में ये process जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का of energy का ये चलता रहता है. Now there are several factors which influence the vegetation and wildlife resources. क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन है, किस टाइप का वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रहा है. तो उसके लिए ना बहुत सारे फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम होता है व्हेन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर or they are interdependent on each other in a particular area, then that means this is the ecosystem. जब भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक पर्टिकुलर रीजन में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. और इकोसिस्टम जो है वो क्लाइमेट, लैंड फीचर, रेनफॉल, वेलोसिटी ऑफ विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इन सबसे जो है इफेक्टेड होता है. आपका जो बेटा फ्लोरा होता है, फ्लोरा टर्म्स का मतलब क्या होता है, दैट इंडिकेट्स द प्लांट किंगडम. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाना, फाना मीन्स द एनिमल किंगडम. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनिमल्स. सो लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम एज वेल. सबसे पहले इकोसिस्टम अफेक्टेड होता है टाइप ऑफ सॉइल से. The kind of plants depend on the type of soil in a particular area. किस टाइप की सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, उस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्लांट जो है, किस टाइप की वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो होगी. आफ्टर दैट जो सेकंड आपका फैक्टर आता है दैट इज द रिलीफ फीचर एंड लोकेशन. रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि वहाँ की एरिया जो है उसका टोपोग्राफी क्या है, वो माउंटेनियस रीजन है या प्लेट्यू रीजन है या प्लेन रीजन है या आइलैंड है, कोस्टल रीजन है. तो इस पे भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम. देन मैन, द इकोसिस्टम इज मेनली डोमिनेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग. Why? Because of the man's special abilities who is going to exploited this system over for his or her benefit. क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही होता है बेटा इकोसिस्टम को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता है. तो हम उसे प्लान तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वेरी गुड, अनप्लान तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, सो इकोसिस्टम उससे डिसबैलेंस हो जाता है. Now check the fourth factor, that is the location. लोकेशन में हम ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो इक्वेटर से कितनी दूर है, उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है. क्योंकि प्लांट्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू द सॉइल एंड सीजनल चेंज टू द सर्वाइवल. तो लोकेशन की वजह से देखो पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो भी इफेक्ट होता है. अगर आप बिल्कुल वो जो एरिया है इक्वेटर के पास है तो बिल्कुल टॉरेट जोन होगा, हीट जोन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट सनलाइट मिलेगी, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी. अगर आप दूर हैं इक्वेटर से तो स्लांटिंग सनरेज मिलेगी और वहाँ पे मौसम जो है थोड़ा मॉडरेट टाइप का, मतलब जहाँ पे सनरेज कम आनेगी, तो इस तरीके का मौसम हो जाएगा, थोड़ा सा कूल टाइप का मौसम हो जाएगा. सो ये कह सकते हैं कि लोकेशन पे भी जो है आपका इकोसिस्टम और टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करती है. एंड यू नो बेटा,
The yearly migration of animals and bird is a common feature in the world due to the location. होता क्या है, क्लाइमेट उस तरीके से इफेक्ट होती है. सो जो एनिमल्स और बर्ड हैं अपनी जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है अपने सर्वाइवल के लिए, उस तरीके का वो क्लाइमेट ढूंढते हैं और माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने सीजन के अकॉर्डिंग. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज विंड. प्लांट्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ विंड. क्योंकि विंड क्या करती है बेटा, इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट through the increased rate of precipitation, transpiration, and in prairies अगर आप देखोगे ना नॉर्थ अमेरिका में, wind do not allow the tall trees to grow. So wind का इतना इफेक्ट हो जाता है कि प्रेरीज में बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते. So velocity of wind पे भी जो है आपका vegetation और ecosystem डिपेंड करता है. So these were the factors. Now what is natural vegetation? ये आपको पता होना चाहिए. देखो बेटा, जो वेजिटेशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ग्रो हो जाए, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, अपने आप नेचुरली ग्रो हो रही है, तो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. और जो मेजर नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड में पाई जाती हैं, दैट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बाद आपके आते हैं ग्रासलैंड्स, and then scrubs, and after that tundra vegetation. So these are the natural vegetation, and the vegetation you know depends on the availability of moisture and temperature also. Now we are going to discuss the different types of forest in the world. कितने टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं वर्ल्ड में? बेसिकली देखो, जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स का बहुत ज़्यादा करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट. सो पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द टेम्परेट एंड मेडिटेरियन एंड देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट. चलो, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम 4 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल वर्ड आपको याद रखना है. उसके बाद आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, आफ्टर दैट आपका आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तो ये जो आपके हैं, दीज आर द 4 सब ग्रुप्स ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. Now just check the tropical evergreen forest. Beta, these forests are also known as rainforest. And why evergreen forest? Because the trees leaves they do not shed at a particular time. कोई इनका particular time नहीं होता कि इस time पे trees जो हैं अपनी leaves को shed कर दें. At a time कभी भी इनकी leaves जो है गिरती रहती हैं, आती रहती हैं. So overall the period they remain the evergreen. And moreover, why rainforest? Because these types of forest receive more than 200 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल. ये आपको याद रखना है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये रिसीव करते हैं. और ये आपको मोस्टली जो है इक्वेटोरियल रीजन और कोस्टल रीजन में मिलेंगे. और जो ट्रीज होती हैं दे हैव ब्रॉट टू अलाउ द ट्रांसपिरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर. आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में ना अगर आप जाओगे, दिन में भी चलना चाहो ना, तो दिन में भी इतना अंधेरा होता है कि जो सन रेज हैं वो बिल्कुल नीचे तक नहीं पहुंच पाती. दे आर वेरी डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. आपका जो अमेजन फॉरेस्ट है दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. मेन ट्रीज जो यहाँ पे मिलते हैं दैट इज़ महोगनी, रबर, रोजवुड, बैम्बू, एबोनी, ये मेन ट्रीज़ हैं. और आपको मैं बताऊं बेटा, यहाँ की जो ट्रीज़ होते हैं उनकी हाइट जो है वो 60 मीटर तक पहुँच जाती है. नाउ वी आर मूविंग टू द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. इस पे चलते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन इन द मिड लैटिट्यूड रीजन. ईस्टर्न मार्जिन जो होता है ना, वहाँ पे मिलेंगे आपको इस तरीके के. और यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो हार्डवुड ट्रीज़ कहलाते हैं. ब्रॉड लीव्स होती हैं उनकी एंड दे आर वाइडली फाउंड इन द यू कैन से सदर्न यूएस में मिलते हैं आपको, देन ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में मिलते हैं, एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द सदर्न अफ्रीका ऑल्सो. सदर्न ब्राज़ील में भी आपको मिलेंगे, सदर्न चाइना में भी मिलेंगे. सो इस टाइप के फॉरेस्ट आपको इन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे. और जो मेन ट्रीज़ यहाँ पे होते हैं दैट इज़ द मलबरी, यूकेलिप्टस, कैम्फर, बैम्बू एंड वेटर. तो आप ये कह सकते हो बेसिकली जो यहाँ पे जो पेड़ हैं हार्डवुड होने के कारण वो कमर्शियल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं.
Now we are moving to the third type of evergreen forest, that is the Mediterranean forest. The forest, as the name suggests, found in the region bordering to the Mediterranean Sea. क्योंकि मेडिटेरियन फॉरेस्ट हमने बोला है ना, तो उसी के आसपास आपको मिलेंगे. उसमें क्या क्या आते हैं आपके एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाती हैं. अदर एरियाज अगर आप बात करोगे तो सदर्न कैलिफोर्निया में भी आपको मिलता है. अपार्ट फ्रॉम डैट आप केप टाउन जो है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे भी आपको मिलता है. एंड साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी आपको मिलता है. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है. फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके लोग कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, लाइक प्लम हो गया, पीच हो गया, आलमंड, ग्रेप्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं. फिर भी जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर द ऑलिव, ओक, फिग, पाइन, फीर, कॉक, केदार, एक्सेट्रा. So these types of trees are found in the Mediterranean forest. Now we are moving to the last subgroup of evergreen forest, that is the coniferous forest. अब ये फॉरेस्ट जो है ना बेटा आपको बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, एशिया में मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, लेकिन कौन से लैटिट्यूड पे, दैट इज 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ. आपको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रही हूँ. 50 टू 70 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है उस एक्सटेंशन पे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे. अब यहाँ पे आप देखोगे विंटर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, सीवियर विंटर होती है. साइबेरिया में अगर आप जाओगे इन्हीं कॉनिफेरस फॉरेस्ट को वहाँ कहा जाता है टैगा वेजिटेशन. ठीक है, दे आर सीन ऑन द माउंटेन स्लोप्स फ्रॉम 1500 टू 200 मीटर की जो एल्टीट्यूड हाइट्स होती है वहाँ पर आपको ये दिखेंगे. टू लार्ज एरिया ऑफ द साउथ अमेरिका हैव द कनिफेरस फॉरेस्ट. उसका वेस्टर्न कोस्ट लैंड जो है और सदर्न जो आपका चिली है एंड सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, यहाँ पे भी आपको कनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. The former is remote and the little exploited, while the latter is an important forest region and grows the valuable Panama pine. तो पहले वाले तो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप बाद वाले देखोगे तो वहाँ पे अभी जो है कल्टीवेशन हो रही है. अगर मैं बात करूँ कि कॉमन ट्रीज़ यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, तो पाइन है, केदार है, सिल्वर ट्रीज़ हैं, हैमलॉक है, फर, स्प्रूस, देवदार, इस तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे. अच्छा, कॉनिफेरस नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ के अगर आप ट्रीज़ देखोगे ना बिल्कुल टॉल होते हैं, लंबे लंबे, स्ट्रेट, बिल्कुल नैरो, कोई ब्रॉड नहीं होते, नैरो, बिल्कुल नैरो इनका लॉग आप देखोगे वैसा होगा. ऊपर जो लीव्स होंगी ना बिल्कुल निडल शेप में होगी, मतलब अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ कट हो जाएगा, इतनी निडल शेप लीव्स होती हैं, इसीलिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है. इनकी जो ट्रीज़ की वुड होती है वो लाइट होती है, सो दे आर हैविंग द ग्रेट वैल्यू फॉर द कमर्शियल पर्पस ऑल्सो. चलो, तो ये तो बात हो गई एवरग्रीन फॉरेस्ट और उसके 4 सब ग्रुप की. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज द डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है बेटा, कि डेसिडियस का मेन क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं फॉर 6 to 8 वीक दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन एंड रिमेन लीफलेस इन विंटर. और इनकी जो वुड होती है ना बेसिकली शिप बिल्डिंग में और हाउसेस बिल्डिंग में यूज़ होते हैं. एंड दीज फॉरेस्ट हैव सफर्ड सीवियर डिस्ट्रक्शन एट द हैंड्स ऑफ द मैन. सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है वो डेसिडियस फॉरेस्ट का हुआ है. अब डेसिडियस फॉरेस्ट की पहली कैटेगरी पे जाते हैं, दैट इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. एज द नेम सजेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एरिया, लाइक आपका जो है सदर्न एशिया हो गया, कुछ पार्ट जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे मिल जाता है, ब्राज़ील में मिल जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. नाउ सी दीज न्यूजीलैंड, सदर्न चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. अच्छा, अगर आप इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट से कंपेयर करोगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस बट दे आर नॉट सो मच डेंस. इतना डेंसिटी इनमें नहीं होती, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो भाई सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है अर्थ तक. तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ना वो बेटा अराउंड 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है.
क्योंकि मोर देन 200 सेंटीमीटर हो गया तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है। तो रेनफॉल में आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट याद रखना है 70 to 200 के बीच में। अगर 100 to 200 का रेनफॉल हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और अगर 70 to 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिसीव हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सो रेनफॉल आपको एक याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ के जो पेड़ हैं वो लीव को 6 to 8 वीक के लिए शेड कर देते हैं और लीफलेस हो जाते हैं इन द ऑटम सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू discuss the temperate deciduous forest. These forests are found in the temperate coastal region with a cool climate और moderate rainfall हो गई। और यहाँ पे भी वही सेम है, क्योंकि deciduous हैं तो trees जो हैं शेड जरूर करेंगे अपने leaves को, ठीक है। एंड देन इन विंटर में जब ये शीट अपने ट्रीज के लीव्स को शेड करते हैं ना, सो दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। दे आर वाइडली फाउंड इन द न्यूजीलैंड, सदर्न चिली एंड वेस्टर्न यूरोप, देन नॉर्थ ईस्ट चाइना, जापान एक्सेट्रा यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है रेड वुड, ये आपको याद रखना है। रोज वुड होगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अगर रेड वुड है तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। देन पॉपुलर, ऐश, बीच, केदार, बर्क, इस तरीके के जो पेड़ हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड दीज फॉरेस्ट आर डे बाय डे एक्सप्लॉयटेड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस तो और सेटलमेंट पर्पस। तो इनका सबसे ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन या डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अब हम चलते हैं इंडिया में। इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसी है। सो इंडिया तो आपको पता है डाइवर्स कंट्री है, और इंडिया तो 8 मेगा बायोडाइवर्सिटी में भी काउंट होती है। सो इंडिया इज़ रिच इन द नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले जो इंडिया में मिलता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेम वही अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे रिसीव होती है। और आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में मिलेंगे वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके ट्रीज जो हैं बहुत थिक होते हैं, टॉल होते हैं, 60 मीटर की हाइट तक पहुँच जाते हैं। रोजवुड, महोगनी, बैम्बू, एबनी, टीक, सैंडलवुड ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी इंडिया में मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था 75 to 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल ये रिसीव करते हैं। आपको डक्कन प्लेट्यू है ना इंडिया का, नीचे जो ट्रायंगुलर शेप में है वहाँ पे मिलेगा। नॉर्दर्न प्लेन में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? साल, शीशम, नीम एंड मैंगो। देन थर्ड आपके आते हैं थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, ये भी इंडिया में मिलते हैं। एंड दे आर फाउंड एज द नेम सजेस्ट वेयर द स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। आपका नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन जो इंडिया का है, जो डेजर्ट रीजन है, जहाँ हम कहते हैं थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट है, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। यहाँ पे कॉमनली क्या होता है, श्रब्स मिलते हैं, लाइक इसके अलावा आपके जो है स्क्रब हैं, कैक्टस हैं, थॉर्नी ग्रासेस हैं, डेट पाम और बबूल एक्सेट्रा, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं। Then after that we are having the tidal forest also. Tidal तो होंगे ही because India is the coastal region. 3 साइड से ओशियन से, सी बॉडीज, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, कवर्ड है। सो टाइडल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें सो दीज आर एवरग्रीन एंड फाउंड इन द रिवर डेल्टा। इसलिए टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे ये आपको मिलेंगे। लाइक आपका सुंदरबन जो है वो सुंदरबन डेल्टा के आसपास है ना। दे आर फॉर्म बाय द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। अच्छा, सुंदरबन जो आपके फॉरेस्ट हैं वहाँ पे आपको पता है सुंदरबन नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, और ये सुंदरी ट्री जो है दैट इज़ द मेन वेजिटेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। आपको ये फॉरेस्ट जो दिखेंगे ना बेटा वो स्ट्रेट नहीं दिखेंगे, इस तरीके से लेटे हुए दिखेंगे, थोड़ा सा ऐसे होंगे, मतलब जैसे कई बार पेड़ गिर नहीं जाते इस टाइप के आपको दिखेंगे। समटाइम दे फॉर्म द शेप ऑफ केव ऑल्सो, इसलिए हम इन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह देते हैं। देन इंडिया में आपका माउंटेन वेजिटेशन है। वी आर रिच विद द हिमालयाज, ब्लेस्ड विद द हिमालयाज। सो माउंटेन वेजिटेशन जो है आपको हिमालय की हाइट के अकॉर्डिंग वेरीज करेगी। मतलब माउंटेन वेजिटेशन में क्या होता है, एक टाइप की वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगी, हाइटेड होता है ना, तो डिफरेंट हाइट पे आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। लाइक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे लोअर माउंटेन रीजन में,
जहाँ पे अराउंड 1800 मीटर की हाइट हो। और जैसे जैसे आप 3000 मीटर तक पहुँचोगे वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो आपको मिल जाएगा, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। उससे ऊपर जाओगे तो कॉनिफेरस मिल जाएगा, और ऊपर जाओगे तो अल्पाइन वेजिटेशन मिल जाएगी, एंड देन ग्रास फेस। तो इस तरीके से डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको माउंटेन वेजिटेशन में मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने टाइप्स पढ़ लिए, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे मकान है, हमें ऐसा लगता है, बट बेटा एवरीथिंग इज़ हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस। फॉरेस्ट का क्रूशियल रोल होता है हमारी लाइफ में। एक तो फॉरेस्ट हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंड दे आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं उन्हें, ये एडजेक्टिव हम दे सकते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम डैट वुड, मेडिसिनल, हर्बल प्लांट, फूड एंड नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। और सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट जो हैं दे आर द शेल्टर, और यू कैन से द होम फॉर द डिफरेंट वाइल्ड लाइफ। कहाँ जाके रहेंगे शेर और दूसरे जानवर, है ना, तो उनका ये घर है फॉरेस्ट। Now we are going to discuss the problems of deforestation. इंसान ने क्या किया है, फॉरेस्ट को डे बाय डे कट करना शुरू कर दिया। जब हम स्पीड पे कट करते हैं ना फॉरेस्ट को, तो हम उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। 1/3 ऑफ टोटल लैंड सरफेस शुड कवर्ड विद द फॉरेस्ट। ये हमारा जो है इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हर देश ने अपने फॉरेस्ट एरिया को बहुत कम कर दिया है। इंडिया में अभी आप देखोगे मेयरली 22% फॉरेस्ट एरिया रह गई है, जो कि बहुत कम है। लैंड पे प्रेशर आता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। दीज आर रॉन्ग थिंग। अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे तो फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है, जो फॉरेस्ट हमें दे रहा है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। सो हमें क्या करना चाहिए, देयर शुड बी द कंजर्वेशन स्टेप्स फॉर द फॉरेस्ट। कुछ तो स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस पता चल गई है। हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से हमें मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, नंबर 1 हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। भाई 1/3 एरिया ही तो चाहिए ना, उतना प्लांट करो, मोर एंड मोर ट्रीज, एंड रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर। अगर एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अच्छा है कि भैया जंगलों को दोबारा से लगाओ। सेकेंड, अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। फॉरेस्ट हैव सफर्ड ड्यू टू द लो लेवल ऑफ अवेयरनेस। आसपास के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों को काट काट के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। लोग लालच में ज़्यादा से ज़्यादा के लॉग काट लेते हैं, लकड़ियों को बेच देंगे, हमारा इनकम अर्न होगा। तो ये अवेयरनेस हमें लानी है कि जो हमें गलत तरीके से फॉरेस्ट को यूज़ नहीं करना है। देन कंट्रोल ऑफ अर्बन ग्रोथ, हम शहरों की ग्रोथ के नाम पे जो डे बाय डे इतनी मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ किए जा रहे हैं, रोड रेलवेज बनाए जा रहे हैं, उसको प्लान तरीके से बनाना पड़ेगा। हमें इस अर्बन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अर्बन एरियाज़ को फॉरेस्ट तक ना पहुंचने दें। देन आपका नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जब होती है ना, जो जानवरों के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड छोड़े जाते हैं वो हम छोड़ नहीं रहे, तो होता है क्या है, आसपास के एरिया के लोग ओवर ग्रेज करा रहे हैं, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट ग्रो नहीं हो पाते और सॉइल इरोजन होती है। सो हमें ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रॉपर ग्रेजिंग ग्राउंड जो है कैटल के लिए प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। Now we are moving to the wildlife resources. Wildlife, as the name suggests, animals, birds, insects which live in their own natural habitat. तो उसे हम wildlife कहते हैं. The type of wildlife at a place depends on different factors. भाई किस तरीके का लैंड फीचर है, क्लाइमेट कैसी है, बारिश कितनी हो रही है, फिर विंड की स्पीड क्या है, तो इन सब पे डिपेंड करता है, एंड इवन द नेचुरल वेजिटेशन। तो इन सब फैक्टर को मिला के ये होता है कि वाइल्ड लाइफ किस टाइप की यहाँ पर मिलेगी। एंड यू नो मैनी न्यू एनिमल्स स्पेशली स्मॉल वंस आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। तो हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पे इस टाइप का जो फौना है वो भी ग्रो कर सकता है। अब हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन द वर्ल्ड, देखते हैं किस टाइप की वाइल्ड लाइफ मिलती है वर्ल्ड में। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की।
बिकॉज इट इज़ अबंडेंट इन द वाइल्ड लाइफ। बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मिलती हैं यहाँ पे। एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, स्नेक्स, पाइथन्स, मंकीज, हिप्पोपोटामस, rhino and the different animals are found in the African continent. So many wildlife sanctuaries and national parks have been developed in Africa to protect all these wildlife. Now moving to the North America. नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इस कॉन्टिनेंट का एक्सट्रीमली कोल्ड है। तो वहाँ पे तो अगर आप देखोगे जो एनिमल पाए जाते हैं वो थिक फर वाले होते हैं, ताकि वो अपने आप को खुद वार्म कर सकें। लाइक आपके हो गए ना आर्कटिक फॉक्सेस आपने देखे होंगे, रेनडियर, मस्क, ऑस्कन, पोलर बियर आपने देखा होगा, ब्लू फॉक्सेस, इस टाइप का नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पाइन फॉरेस्ट की तरफ आओगे तो वहाँ पे आपको जो मिलेंगे डैट इज़ आपका मूज हो गया, देन कैरिबस हो गया, इस तरीके के मिलेंगे। और प्रेरीज में आके आपको बाइसन, रैबिट, डॉग्स इस टाइप का मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द सदर्न अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका भी रिच डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की, यहाँ पे भी स्पेशली अमेजन बेसिन की, क्योंकि अमेजन क्या है, रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फुल ऑफ मैमल्स, मंकी, pumas, jaguars, then rees, then condors, the typical types of birds, alligator, और कई बार आपने मूवी देखी होगी, देखिए एनाकोंडा, है ना, इस टाइप का भी हम सुनते रहते हैं। सो डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ जो है साउथ अमेरिका में बहुत रिच है। नाउ मूविंग टू द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिक एनिमल्स मिलते हैं, इसलिए हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं। लाइक आपका कैंगरू है, कैंगरू आपको जो है यहीं पे मिलेगा। देन इसके अलावा जो है आपका डिंगो और वाइल्ड डॉग जो है ये नेटिव कार्निवोर एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप देखोगे तो कोलाज है, प्लेटिपस है। बर्ड्स में अगर आप देखोगे तो इनमें आयरबर्ड, किंगफिशर्स, इस तरीके के आपको बर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यूनिक स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। मूविंग टू द एशिया। Asia extremely rich in the different type of wildlife. टेम्परेट रीजन में अगर आप देखोगे तो आपको पिकॉक, क्रेन्स, बियर्स और स्क्विरल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एनिमल्स, फर बेयरिंग एनिमल्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, मिंक्स, सेबल्स, पोलर बियर एक्सेट्रा आपको मिलेंगे। देन यू कैन फाइंड द एन नंबर ऑफ लायंस, स्लॉथ, स्नेक्स, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट। सो होम है वाइल्ड लाइफ का एशिया। नाउ वी आर मूविंग टू द यूरोप। यूरोप में अगर आप देखोगे सो लिमिटेड वाइल्ड लाइफ है ड्यू टू द एडवर्स वेदर कंडीशन। वाइल्ड एनिमल में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मस्क मिलेगा, मस्क ऑक्सन जो होते हैं, बाइसन है, देन आपका जो है चैमर्स, ये आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। वेल नोन बर्ड्स जो यहाँ पे आती है डैट इज पैट्रिस, डक्स, आपका राक्स एंड देन कुकू। तो इस टाइप की बर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन आप ये देखिए रैबिट्स, हेयर्स, डियर एंड फॉक्सेस आर स्टिल हंटेड इन यूरोप। सो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो रही है। नाउ मूविंग टू द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, क्योंकि जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया की ज़रूर करेंगे। इंडिया में अगर आप देखोगे बेटा, इंडिया इज़ इक्वली वेरिड इन द वाइल्ड लाइफ। आप जो भी आप देखो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओवर 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल, 12,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और 30,000 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, फिशेज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेप्टाइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। फोटो में देख सकते हो राइनो, क्रोकोडाइल्स, इस तरीके के आपको मिलेंगे। एंटीलॉप्स, लायंस, कश्मीर स्टैग्स, टाइगर्स, नीलगिरी, बाइसन एक्सेट्रा, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो बेटा कंजर्वेशन वर्ड तो आप अपनी लाइफ में एडजस्ट कर ही लो, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना। सो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इलीगल तरीके से पोचिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, इतना ज़्यादा एनिमल्स को मारा जा रहा है फॉर स्किन, फॉर देयर टीथ, फॉर देयर बोन्स, कि उस वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ है वो इंडेंजर्ड और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हैबिटाट कंजर्वेशन करना चाहिए। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स सफ़र व्हेन देयर हैबिटाट्स आर डिस्ट्रॉयड। हम फार्मिंग करने के लिए, इंडस्ट्रीज करने के लिए जंगलों को काट देते हैं,
तो डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम इस तरीका का उनका हैबिटाट जो है ख़त्म कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हैबिटाट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन लीगल प्रोविज़न, हमें इस तरीके के लॉज बनाने चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था हमारा। उस लीगल प्रोटेक्शन से क्या होगा कि लोगों को ये लगेगा कि लॉ बना हुआ है तो हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते, थोड़ा सा लोगों के अंदर डर आएगा। सो हमें स्ट्रिक्ट जो है लीगल एक्शन लेने चाहिए। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिस पे इंडिया भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। वी आर हैविंग मैनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरीज। तो ऐसी एरिया जहाँ पे हम उन्हें नेचुरल हैबिटाट दे सकें फॉर देयर एडॉप्टेशन, फॉर देयर सर्वाइवल, और जहाँ पे लोगों का जो इलीगल तरीके से एंट्री है वो बैन हो सके। तो इस तरीके का प्रोविज़न भी हम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट हम प्रोजेक्ट भी चला सकते हैं जिसमें हम उन्हें सेव करें, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, जिसमें हम उन्हें सेव करने के डिफरेंट मेजर्स को जो है अडॉप्ट करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अटेंशन पे किया है। इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं, 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड 50 टाइगर रिजर्व्स विच प्रोवाइड द नेचुरल हैबिtat फॉर द टाइगर्स and the different plant species. Apart from that, the government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972. ये आपको याद रखना है, Wildlife Protection Act 1972, ये आपको याद रखना है। ये कानून इंडिया ने पास किया था सो डैट जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो प्रोडक्ट का है वो बैन किया जा सके। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. Number 1, plants and animals together interlinked and form the ecosystem. Major vegetation जो वर्ल्ड में मिलती है that is the forest, grasslands, crops and tundra. फॉरेस्ट को हमने डिवाइड किया था 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, एवरग्रीन एंड डेसिडियस, और उनके हमने टाइप्स पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट, एंड देन मेडिटेरियन, एंड देन कनीफेरस फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम डैट नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया की हमने बात की थी, तो इंडिया में भी हर टाइप की वेजिटेशन मिलती है। एंड द फॉरेस्ट कवर इज गोइंग टू बी श्रिंक डे बाय डे बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट कवर जो है वो एंड होते जा रहे हैं। Then we have discussed different measures for conservation of forest. हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं, अर्बन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ओवरग्रेजिंग को कम कर सकते हैं। After that we have discussed large variety of wildlife found across the world including the India. और हमने ये भी डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल स्टेप्स, एसेंशियल मेजर्स को अडॉप्ट करके, लाइक हमने नेशनल पार्क बनाए हैं इंडिया में, देन वी हैव मेड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोजेक्ट्स हमने चलाए हैं, एंड डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जो है इनैक्ट किए हैं ताकि लोग जो हैं वो बैन कर सकें हम इलीगल हंटिंग को या पोचिंग को। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.